सर आपके ऐसे कितने फार्म हाउसेज हैं? 5 है 5। गोवा में है, लोनावाड़ा में है, महाबलेश्वर में है, थाना में है, 7-8 किलोमीटर में और एक बड़ा है। पॉलिटिक्स में इतना पैसा है क्या? लोगों को यही लगता है कि पॉलिटिशियन बन गया तो बहुत सारा पैसा है। तो मैं राज्य में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने में 3 नंबर, विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं चेयरमैन हूँ। अरे चलो, प्रताप सरनाइक तो अगरबत्ती बेच के, कैलेंडर बेच के अगर मंत्री बन गया, ऑटो रिक्शा बन के, तो हम भी बन सकते हैं। मुझे पता नहीं तो मैं एमएलए बनूंगा, वो भी 4-4 बार बन गया। मी प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अगर हमारे तकदीर में जो होगा ना, वो मिलने ही वाला है। कभी आपने सरप्राइज चेक्स किए? कभी? अरे हमेशा करता हूँ। एक जन को सस्पेंड किया, महाराष्ट्र का पूरा डिपार्टमेंट एकदम सक्षम हो गया। पर क्या ये मंत्रालय सिर्फ मंत्रियों के लिए होता है या यहाँ कोई भी आ सकता ये है? मंत्रालय मंत्रियों से ज्यादा कॉमन पीपल के लिए होते हैं। क्या आपको लगता है पॉलिटिशियंस का भारत में नाम खराब हो चुका है? ये बात उतनी ही सही है कि थाने सिटी, जो मेरी सिटी है, पॉपुलेशन है 18 लाख और वहाँ पे गाड़ी है 16.5 लाख। वो ऐसे समझते हैं कि ये जो रास्ते हैं ना, ये हमारे दादा परदादा उन्होंने ही लेके रखा है कि ये पार्किंग हमारे नाम पे हो। महाराष्ट्र में जितने भी चालान लगते हैं वो सब आप ही के अंडर आते हैं। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं भी अगर रूल तोड़ूंगा तो मेरे गाड़ी में भी चालान तो आने ही वाला है। 8 साल मैंने ऑटो रिक्शा चलाई, मेरी अंडा बुर्जी की गाड़ी थी। तो ऐसे बोलते कि देखो, बड़े पॉलिटिशियन कार्यकर्ताओं का कड़ी पत्ता जैसा यूज कर लेते, उनका स्मेल तो ले लेते हैं, साइड में निकाल। कभी भी आपके घर में पार्टी होगी तो मुझे बुलाइए, मैं खाना स्पेशल बुर्जी आपके लिए बना दूंगा। ये अंडा भुर्जी बहुत महंगी पड़ेगी अगर आपको बुलाएंगे तो। जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मेरा उदय चालू। कभी पॉलिटिक्स की तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका दूसरा भी काम है? नहीं, देखिए क्या होता है, मंत्रालय के कॉरिडोर्स में घूमती है वो एनर्जी जो इस स्टेट को चलाती भी है और बदलती भी है। आज मैं आई हूँ मिलने उस इंसान से जो किसी टाइम पर अगरबत्ती बेचते थे, कभी अंडा भुर्जी, लेकिन आज वो स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। लेट्स स्पेंड अ डे विद द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर प्रताप सरनायक। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो मैं वैसे मंत्रालय आई नहीं कभी, मैंने बाहर से ही देखा है मोस्टली इसे, पर क्या ये मंत्रालय सिर्फ मंत्रियों के लिए होता है या यहाँ कोई भी आ सकता है? ये मंत्रालय मंत्रियों से ज्यादा कॉमन पीपल के लिए होता है। यहाँ पे आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो कितना आसान या मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए मंत्रालय में आना या कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना है? या नहीं, कंप्लेंट तो ऑनलाइन भी दी जाती है। कंप्लेंट यहाँ पे आने के बाद में वो लेटर देते हैं, वो लेटर पे हम रिप्लाई दे देते हैं और वो डिटेल में हम जाते हैं और उसको न्याय देने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ खूबसूरत सी फोटो है, इस बस को लाल परी कहते हैं। हाँ, लाल परी कहते हैं। ये तो लाल परी इसका नाम क्यों दिया गया है, आप या मैं बड़े गाड़ियों में जा सकते हैं, इसी गाड़ियों में मिडिल क्लास आदमी बैठ सकता है, मगर हमारे गाँव खेड़े का जो गरीब है, सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे मुफ्त प्रवास है। आप राज्य में कहीं पे भी घूमो, आपको मुफ्त, 1 रुपए का भी टिकट नहीं। हमारी जो महिलाएं हैं राज्य में, 6 करोड़ से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को 50% है। यानी आप भी अगर हमारे लाल परी में जाओगे तो आपको आधा टिकट देना पड़ेगा। हाँ, तो वो खर्चा है। हमारे जो अपंग है उन लोग के लिए भी हम बहुत कंसेशन देते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट रहते हैं उनको भी कंसेशन देते हैं, तो इसलिए सबकी लाडली है। अच्छा। लाल परी नाम बहुत अच्छा है, लाल परी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप 1 साल से हैं, तो हम अगर जानना चाहें क्या है आपका रोल एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्योंकि जब भी हम महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट या रोड के बारे में सोचते हैं, खास करके मुंबई, ट्रैफिक बहुत आता है हमारे ध्यान में। ट्रैफिक की समस्या MMR रीजन में बहुत बड़े पैमाने पे, मगर एक बात उतना ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की मानसिकता जो है वो बदल गई है। आज अगर कॉमन आपके जो कुछ लोग रहेंगे आपके आसपास, उनकी भी 4 व्हीलर गाड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोन बहुत ही 100% लोन मिलता है। किसी का भी 20-25 हजार 30 हजार अगर सैलरी होगी तो भी उसको लोन मिल जाता है, वो 4 व्हीलर गाड़ी लेता है। अरे आपको अगर कैलकुलेशन बोलूं कि थाने सिटी, जो मेरी सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 18 लाख
और वहां पे गाड़ी है 16.5 लाख, 16.5। अभी सोचिए, अगर ये एवरेज पकड़ेंगे तो एक इंसान के पीछे एक गाड़ी, यानी 1 BHK में रहने वाला इंसान भी अपने पास 2-2 कार रखता है। अरे बाबा, तू 4 व्हीलर लेता है मगर उसके पार्किंग की जगह है कि नहीं? 1 BHK का फ्लैट लेते हैं, पार्किंग नहीं लेते। वो ऐसे समझते हैं कि ये जो रास्ते हैं ना, ये कॉर्पोरेशन के रास्ते, हमारे दादा परदादा उन्होंने ही लेके रखा है कि ये पार्किंग हमारे नाम पे हो, इसलिए गाड़ियां रास्ते पे पार्क कर देते हैं और फिर ट्रैफिक की जाम की समस्या हो जाती है। इसलिए मैं पार्किंग पॉलिसी ले आ रहा हूँ। अगर पार्किंग की आपके पास अगर जगह हो तो ये हम आपकी गाड़ी रजिस्टर कर देंगे, यानी स्पेस नहीं हो आपके पास तो हम गाड़ी रजिस्टर नहीं करेंगे, यानी गाड़ियां नहीं लेंगे। तो सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेन क्या आती है लोगों की? एसटी के बारे में बहुत आते हैं, ये एसटी टाइम पे नहीं आती है, ये एसटी यहाँ पे रुकती नहीं है, ये एसटी का कभी कभी ज़्यादा खराब वो हो जाती है और कहीं पे भी बंद गिर जाती है। धाराशिव में एक घटना घटी थी, हमारे कुछ 10-12 रूरल एरिया की जो बच्चियाँ वो खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने जाके उनको पूछा, मैं ऐसे सरप्राइज विजिट करने गया, यार अभी तक तुम क्यों 6-6:30 बज गए? उन्होंने ये कहा कि हमारा स्कूल तो 5 बजे ही छूट गया, मगर जो 5 बजे के बाद 5:15 5:30 बजे बस मिलने वाली थी अभी तक आई नहीं और शायद और 1-आध घंटा लगा, ऐसा लगता है। अगर 8 बजे तक वो बस नहीं आएगी तो हम घर पे कितने बजे पहुंचेंगे? तो मैंने उसको बोला, बेटा कोई चिंता मत करना, मैं मेरा पर्सनल नंबर आपको दे देता हूँ, कुछ भी कंप्लेंट होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। वो बच्ची का फ़ोन तो मुझे आया नहीं, मगर वो वीडियो कोई तो भी ले रहे थे। 10-12 लोगों ने वो मेरा नंबर जो ऑफिशियल नंबर है वो डायरेक्ट ओपन कर दिया, सबको दे दिया। अभी मुझे सबके फोन आते हैं, सबके मैसेज आते हैं, सब तो नहीं ले पाता हूँ, मगर जैसे ही जितने मैसेज आते हैं मैं मेरे डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड करता हूँ ताकि उसका ऊपर कार्रवाई हो। ये मेरा फोन नंबर अभी जनरल हो गया। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप किस तरह का काम करते हैं हम देखना चाहेंगे, तो हम चल सकते हैं? चलो आज ही आपको ले चलते हैं। कभी ऐसे कॉन्फ्रेंस होता है सारे मिनिस्टर्स का एक साथ? हाँ, वो तो कैबिनेट हर हफ्ते में एक बार होता है। हर हफ्ते में सब मिनिस्टर्स साथ में आते हैं, चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर साथ में रहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस भी यही है 6th फ्लोर पे। ये मेरा जो कैबिन है वो 4th फ्लोर पे है। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग काम करते होंगे मंत्रालय में? नहीं, एग्जैक्ट तो मैं अभी पता नहीं दे सकता हूँ आपको, मगर 10-12 हज़ार तो लोग जरूर होंगे। नहीं, तो अभी वॉक ही नेवर एंडिंग लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का ये फाइनल है, यहीं से सभी चीजें होगी, एंड भी यानी स्टार्ट भी यहीं से होता है और एंड भी यहीं से होता है। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थाने और मीरा रोड में बिताने वाले प्रताप सरनायक आज अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें अपने फार्म हाउस ले जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत घर है। मैं घोड़बंदर रोड पहले कभी आई नहीं, मुझे नहीं पता था इतना खूबसूरत बन गया है ये। नहीं, वैसे घोड़बंदर रोड ये न्यू थाना बन रहा है। एक बात उतनी दुखदायक है कि घोड़बंदर रोड पे ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर जल्दी ही हम लोग बोरीली टनल का काम अभी चल रहा है, गायमुख टनल का काम हो जाएगा। लोक प्रतिनिधि के तौर पे दुख होता है, मगर पर्याय निकाल रहे हैं। ये मेरे बच्चे हैं दोनों। अच्छा। मेरे पास एक कपल है, एक का नाम राधे है और दूसरे का नाम श्याम है। मेरे पोते को बहुत ही ये गाय पसंद है और देखिए इसका जो गोबर है वो भी काम में आता है, गोमूत्र भी काम में आता है। हर चीज जो गाय के माध्यम से निर्माण होती है, ये छोटी छोटी है मगर 2 लीटर तक दूध देती है। तो सर आपके ऐसे कितने फार्म हाउसेज हैं? मेरे 5 है। 5 फार्म हाउस। गोवा में है, लोनावाड़ा में है, हाँ, महाबलेश्वर में है, हाँ, थाना में है, यहाँ से आगे और एक 7-8 किलोमीटर में और एक बड़ा है। सर ये सारा पॉलिटिक्स में इतना पैसा है क्या? पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं बिजनेसमैन ज्यादा हूँ। राजनीति में आया हूँ, मगर पहले मेरे जो कंपनी का नाम है, जो मेरे बेटे का ही नाम है, हाँ जी, विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं चेयरमैन हूँ और हमारा टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रियल एस्टेट में
बहुत ही घोड़बंदर पे हमारा रियल एस्टेट है, मीरा भाईंदर में हमारा रियल एस्टेट का काम चल रहा है। 12 रेस्टोरेंट्स है, 3 होटल्स है जो अभी चल रहे हैं 20 साल से। मैं विधायक बाद में बना, होटल्स पहले। तो आप बिजनेसमैन पहले बने? हाँ, और नहीं मैं राजनीति में था, मगर एमएलए वगैरह होने के बाद में मैंने क्या प्रॉपर्टी कमाई, ऐसे नहीं है। और दूसरा भी ये मैं कहने में मुझे फक्र है कि जो भी पॉलिटिशियन हमारा फॉर्म भरते हैं उसमें हमारा पूरा क्या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो देना पड़ता है। हाँ जी। तो मैं राज्य में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने में 3 नंबर हूँ। हाँ, तो आप जब भी कुछ भी खरीदते हैं या खरीदा हुआ है आपने वो सारा डिक्लेयर किया हुआ है? हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुछ भी आपने बोला ना कि पॉलिटिशियन के पास इतना पैसा होता है, लोगों को यही लगता है कि ये पॉलिटिशियन बन गया तो बहुत सारा पैसा इसके पास आएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी संगठन से राजनीति में आया, मगर पैसे उस वक्त नहीं के बराबर थे। मगर मेरे शादी के बाद में मेरा जो प्रोग्रेस है वो अच्छा हो गया, क्योंकि मैं जब भी रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाता था, करीबन 8 साल मैंने ऑटो रिक्शा चलाई। मेरी अंडा बुर्जी की गाड़ी थी, दिन में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, रात को अंडा बुर्जी बनाता था। और फेमस था मेरे, यानी आज भी मैं घर में कभी कभी मूड आता है तो मैं बुर्जी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पोहा बुर्जी बहुत अच्छी तरह से, सब्जियां मैं अच्छी बनाता हूँ, चिकन मटन बनाता हूँ। खा सकते हैं आज आपके हाथ की बनी अरे जरूर आप। हाँ, अंडा बुर्जी तो मेरा फेवरेट आइटम है, क्योंकि मैं अंडा बुर्जी ही बेचता था और लोग खुश हो जाते थे। सर बताइए कोई स्पेशल नहीं, रेसिपी स्पेशल है नहीं। देखिए, अंडा बुर्जी में कोई राई नहीं डालता है, मैं अंडा बुर्जी में राई डालता हूँ, वो भी ज्यादा डालता हूँ। और मैं ओनियन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे डालता हूँ, क्योंकि ओनियन का स्वाद अलग रहता है। मगर पहले राई जो है वो पकनी चाहिए, नहीं तो राई कच्ची अगर रह जाती है तो फिर वो टेस्ट मजा नहीं आता। हाँ, अभी इसमें टमाटो भी भर भर के डालने का। तो इसके बाद में इसमें डालने का हल्दी, धनिया भी आराम से बहुत डालने का। हाँ, टेस्ट आने के लिए कुछ ये सब। देखिए, जब भी मैं जरूरी है। नहीं मगर ये घर पे बनाता तो इतना डालता था, जब भी बेचता था तो इतना परवड़ेगा नहीं। तभी कम डालता था। ऑयल भी 87-88 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब अंडे का क्या भाव था? 50-60 पैसा डजन की, क्या 50-60 पैसे में एक मिलता था तभी। तो हाँ, मेरे ख्याल से 2 रुपए के आसपास ये रहेगी। हम लोगों ने खाना। ऑलरेडी स्मेलिंग सो गुड। अच्छा, आपने इसमें लाल मिर्ची भी नहीं, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची नहीं, अभी थोड़ा ना ये अंडा जो है ना वो इसमें मिक्स होना चाहिए थोड़ा। अच्छा, किसी और के हाथ की बनी अंडा भुर्जी पसंद आती है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अभी ये अंडा भुर्जी जैसे बन गई है उसमें थोड़ा सा मिर्ची डाल देने का, ज्यादा नहीं डालने का। सर ये थोड़ा रही है। नहीं, मिर्ची का ये मतलब क्या है, अगर आपको आई खाने में तो आप बाजू में कर सकते हो ना। करेक्ट। हमारे राजनीति में कभी कभी कार्यकर्ता जो हमारे रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अन्याय हो गया, तो ऐसे बोलते हैं कि देखो, बड़े पॉलिटिशियन हमारे कार्यकर्ताओं का कड़ी पत्ता जैसा यूज कर लेते हैं, उनका स्मेल तो ले लेते हैं, जब भी जरूर होता है तभी यूज कर लेते और बाद में साइड में कर लेते हैं। मगर मेरा ऐसा नहीं है। अभी ये बुर्जी हमारी तैयार है एकदम। वाओ, इट स्मेल्स सो गुड। उस वक्त हम लोग जब ये बुर्जी बनाते थे ना, तभी ये ऐसी कढ़ाई नहीं रहती थी। वो तवे पे ही बनते थे, बड़ा तवा रहता था। अच्छा। आगरी कोली कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा। वो ये फूड बनाते हैं, ये उनका फूड है। आपका भी फेवरेट, आपको भी कोली फूड बहुत पसंद है? बहुत पसंद है आगरी फूड, कोली से ज्यादा आगरी। देखिए, तकदीर जो तरफ हमें लेके जाता है वो तरफ तो हम जाते ही है। मैंने बोला ना कि पिताजी की नौकरी छूट गई, माँ जो स्कूल में टीचर थी, गांव से हम आ गए, तो माँ का जो जहाँ पे टीचर थी ग्राम पंचायत में थे, वो भी नौकरी नहीं, तो घर खर्चा चलाए कैसे। तो हम छोटे छोटे थे बच्चे तीनों, एक बहन और 2 भाई।
तो फिर पिताजी ने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो घर खर्चे के लिए चलना चाहिए। मेरी दादर में हमारा घर था, घर भी यानी स्टेयरकेस के नीचे की जो रूम रहती है ना, हमारे घर में माँ भी बैठ के ही खाना बना सकती थी, खड़ी नहीं रह पाती थी क्योंकि स्टेयरकेस पे सर लगता था। तो इतना छोटा रूम था हमारा, अराउंड कुछ 40-50 स्क्वायर फीट का। उसमें 5 लोग हम रहते थे, 2 भाई हम लोग बाहर जो बालकनी होती थी उसमें सो जाते थे। तो कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ते थे। तो पिताजी ने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, घर खर्च चलाना है। ताल निर्णय कैलेंडर के जो ओनर है जयंत साळगावकर, तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी क्रेडिट पे कुछ कैलेंडर ले जाओ, मुझे 1 रुपया 60 पैसे बेच रहा हूँ, 30 पैसा आपको कमीशन उसका मिलेगा, तो आप बेचो। और मैं घर घर में फिर अगरबत्ती कैलेंडर ये बेचना चालू कर दिया। 9 साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में। कितना कमा लेते थे आप 9 मैं साल की 50-60 रुपया उस वक्त कमाता था, सोचिए आप। क्योंकि दिन में अगर मैंने 100 कैलेंडर भी बेचे तो भी मुझे 30 रुपए मिलते थे, क्योंकि एक कैलेंडर पे 30 पैसा। तो कभी कभी नवंबर दिसंबर में कैलेंडर ज्यादा बेचते थे, क्योंकि 1 जनवरी से न्यू ईयर चालू हो जाता था। और लोग उस टाइम पहले पर से तो मोबाइल भी नहीं होता था कि नहीं, डेट नहीं। देख लो, ये देख लो। और वो कैलेंडर में डेट वगैरह रहती थी, मगर उसके पीछे जो है ना, वो पीछे बहुत सारा भविष्य, राशि भविष्य होता था। कुछ कविताएं होती थी, साहित्य जो हमारे मराठी कल्चर में है उनके लेख अच्छे होते थे। स्कूल का बच्चा जब हाफ पैंट पहन के मैं घूमता था तो लोग लेते थे मेरे से, कैलेंडर लेते थे, अगरबत्ती लेती थी। कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती थी, फिर भी बोलते थे नहीं अरे गरीब बच्चा है, लेना चाहिए इसको, थोड़ा सा फायदा होना चाहिए, स्कूल के फीस का वगैरह हम लोग कुछ ना कुछ योगदान दे पाए। मगर जब ये फुल पैंट पहनना चालू कर दिया तो लोगों ने मुझसे शॉपिंग करना कम कर दिया। तो फिर अभी क्या करें, आगे ऐसा सोचा कि चलो ऑटो रिक्शा सीखे, क्योंकि ऑटो रिक्शा तो बहुत कम थे तभी, मगर ऑटो रिक्शा मैंने चालू कर दिया और 8 साल करीबन ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर मैंने ये सोचा कि ऑटो रिक्शा से तो मुझे इतने पैसे मिलते हैं, 100 रुपये के आसपास में कमा लेता हूँ, और भी थोड़ा कमाई हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो फिर मैंने एक हाथ गाड़ी बनाई, सेंट्रल बैंक से 5,000 रुपये का कर्जा लिया। अच्छा। हाँ, तो मुझे कर्जा मिल गया। एक मस्त की हाथ गाड़ी बनाई, फिर हाथ गाड़ी पे मैंने अंडा भुर्जी वो सब बनाना, ऑमलेट वगैरह चालू कर दिया। फिर मेरी जो अभी बीवी है उसके साथ मेरा नेबर ही थी, मेरी प्यार हो गया, वो गुजराती कम्युनिटी की थी। तो फिर मैंने ये रिक्शा और ऑमलेट पाव का साथ में, लोग ये बोलते थे रेलवे स्टेशन से जब भी गाड़ी छूटती थी, अरे अंडा पाव से किसका पेट नहीं भरता है, आप कुछ मटन वगैरह बना सकते हो क्या। तो फिर मैंने क्या किया, भाकरी और मटन मेरे बीवी को बोला कि, बीवी तभी शादी नहीं हो गई थी, मैंने बोला तुम मुझे बना के देती जा। तो उसने बेचारे गुजराती थे पर मटन बनाते थे। हाँ, मेरे लिए अच्छा। मटन बनाते थे, वो मटन बना के देती थी, फिर मैं बेचता था। ये सूखा नहीं, ये सुरमई है, ये फ्राई सुरमई है। ये जो है, ये जो प्रॉन्स है सुखा के उसको बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये मटन है, ये चिकन है, ये लेग पीस है, और ये प्रॉन्स है, प्रॉन्स फ्राई। और बीच में स्टार डिश आपकी हाँ, बनाई हुई मगर अंडा भुर्जी। मेरा आपको एक कहना होगा कि आप ना ये भुर्जी से स्टार्ट कर देना, और कुछ नमक वगैरह बराबर है कि ना वो भी बता देना। बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बना है। कभी भी आपके घर में पार्टी होगी तो मुझे बुलाइए, मैं खाना स्पेशल भुर्जी आपके लिए बना ये दूंगा। अंडा भुर्जी बहुत महंगी पड़ेगी अगर आपको बुलाएंगे तो। ऐसा नहीं है। जब भी मेरे दोस्तों के साथ में जब भी बाहर जाता हूँ ना, हाँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं 7-7:30 बजे उठ जाता हूँ, वो लेट उठते हैं, 9 बजे 10 बजे, कोई कोई तो 11 बजे उठने वाले भी लोग हैं। फिर मैं उनके लिए मस्त की सुबह पोहा, भुर्जी ये सब बना के रख देता हूँ। इतना उठने के बाद खुश हो जाते हैं। पहले मेरे अंडा भुर्जी का और गाड़ी का दर्शन होता था लोगों को, तो लोग भी वो स्मेल वगैरह देख के, अच्छा, 1-1.5 घंटे में तो मेरा मटन वगैरह सब भाकरी खत्म हो जाता था। फिर आप थाने कैसे शिफ्ट हुए? पैसे तो आना चालू हो गया था, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में मेरी पहचान हो गई। रियल एस्टेट में मैंने कुछ लोगों के साथ दोस्ती बनाई। मेरे एक दोस्त की प्रॉपर्टी थी, उसकी मैंने डील कर दी, तो उसका 2% कमीशन मुझे मिला।
अच्छा। तो इतने फास्ट मुझे 2% कमीशन मिला। वो 2% अगर आप अभी अगर सोचोगे तो कुछ नहीं आपको लगेगा, मगर उस वक्त मुझे 2 लाख रुपए मिले थे। अच्छा। तो गई वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी, हम्म। तो 2% के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू थी। वो मेरा जो दोस्त था उसको बोला हम्म। कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पैसा है, हम्म। ये पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तू शेयर देते जा। फिर 10% पार्टनरशिप में मेरे दोस्त लोगों के साथ इन्वॉल्व बिल्डिंग लाइन में करके हो गया। तो जब एक ही झटके में आपने 2 लाख कमा दिए, तो फिर आपने अंडा भुर्जी और ऑटो चलाना धीरे धीरे बंद कर दिया? धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि आखिर हर चीज का कोई लिमिट होता है। और ऑटो आपने अपनी खरीदी हुई ऑटो चलाते थे नहीं या वो नहीं शिफ्ट नहीं, पे किसी और की मैं ऑटो? दूसरे की मालिक दूसरा था। मुझे कमीशन मिलता था ऑटो चला के, मुझे करीबन उस वक्त 90 रुपया 100 रुपया कमीशन मिलता था। मैं इसलिए जानती हूँ कि मेरे पिताजी भी ऑटो चलाते थे। अरे वाह वाह वाह। तो उनका भी यही था, पहले वो खुद चलाते थे, फिर उन्होंने खरीदी और उन्होंने ड्राइवर्स को शिफ्ट पर देना शुरू किया, मॉर्निंग शिफ्ट ऐसे और होता नाइट था। शिफ्ट। मैं तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही मेरा बिजनेस कुछ 250-300 रुपए का उस वक्त होता था। अच्छा। क्योंकि रिक्शा उस वक्त कोई मीटर का, अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो मगर उस वक्त मीटर कुछ नहीं, इधर से इधर लेके जाने का 2 रुपया, उधर से इधर लेके आने का 4 रुपया, ऐसा भाड़ा फिक्स होता था वो टाइम पे। अच्छा। हाँ। 9 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं, पर आपको हमेशा से ही पैसे कमाने का शौक था या लाइफ में कुछ करना था? किस वजह से आप इतनी नहीं, मेहनत ऐसे करते थे? सपना तो मैं बहुत देखता था, हम्म। सपना बहुत देखता था, मगर ऐसा भी नहीं सोचा था कि मेरा ये जो सपनों से कई गुना ज़्यादा होता था। मुझे याद है कि मैं जब भी एक 25 साल के उम्र का जब भी होगा, तभी सलमान खान का पहला मूवी आ गया था, भाग्यश्री उसकी हीरोइन थी। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, राइट। वो मैंने मेरी बीवी को वो भाग्यश्री का जो सूट होता है, हाँ। वो टाइम पे बड़े बड़े गुलाब वाला वो सूट होता था, व्हाइट कलर में बड़े बड़े गुलाब वाला, वो मैंने उसको गिफ्ट दिया था। बहुत खुश हो गई थी। तभी पता नहीं था कि बड़ा जो एक्टर को मैं देख रहा हूँ, वो एक्टर कुछ सालों के बाद में मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा। जो एक्टर्स अभी काम कर रहे हैं, वो अभी तो हिमालय और भाग्यश्री दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इन्हें बहुत ही क्लोज है। मैं सलमान का पहले से फैन था। मैंने तो जब भी उसका वो ब्रेसलेट था ना, ग्रीन कलर का ये और सिल्वर का, तो मैंने ब्रेसलेट भी बना लिया था ऐसे एक्टिंग है ना, वो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए। तो उसका फैन था, तो बाद में वो दोस्त बन गया। और उसको मेरे घर का खाना बहुत पसंद है। अच्छा। अभी तो मुझे मैं- भी बहुत पसंद है आपके हाँ, घर का खाना। बहुत तो फिर वो कभी कभी मेरे वाइफ के हाथ का खाना मंगाता है। अच्छा। और फिर मुझे फ़ोन करेगा अचानक, फिर बोलेगा भाई अभी खाना मैंने आज भी खाया, कल भी खाऊंगा और फिर परसों भी खाऊंगा, फ्रिज में रख दिया। तो ऐसा एकदम बेचारा बहुत ही वो बड़ा इतना बन गया, 60वां जन्मदिन है उसका, मगर बड़ा बन गया, मगर उसका दिमाग जो है ना वो बच्चे जैसा ही है। अब प्यार भी उतना ही सबको बच्चे जैसा ही वो करता है। बहुत अच्छा इंसान है वो। बिल्कुल। शाहरुख भी है मेरे। अभी मैंने 2 मूवी निकाली थी, मराठी मूवी। तो हृदयांतर नाम का मेरा मूवी था, उसका विक्रम फडनीस डायरेक्टर था। तो उसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था। अच्छा। हाँ, और शाहरुख खान ने लॉन्च की थी मूवी। तो शाहरुख खान भी वैसे ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं, संजय दत्त के साथ अच्छे रिश्ते हैं। धर्मपाल जी हमेशा प्यार करते थे मेरे ऊपर। दोस्त है, सोनू सूद है, जावेद जाफरी है, यानी घर के जैसे। सिंगर में तो सब, शान से लेके अभी आज अभी स्टेबिन है, आयुष्मान खुराना है, वो तो मेरा जहाँ पे मेरा घर है उसके बाजू में वो रहता है। रेमो डिसोजा बहुत ही क्लोज है। एक ऐसा गणपति नहीं रहता कि मैं उसके घर पे नहीं जाता हूँ, एक मेरा फंक्शन नहीं रहता कि वो मेरे पास आता नहीं है। आगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो ड्रग सोसाइटी में मैंने घर ले लिया, फिर 2 साल हो गया, बच्चे स्कूल में चल के खुद जाना चालू कर दिया, क्योंकि रोड ही क्रॉस करना था। और उसी दौरान वो समता नगर एरिया में मुझे अच्छा घर भी मिल गया। पहला मैंने 2000 स्क्वायर फुट का घर ले लिया। और उसी समता नगर का 97 में जब इलेक्शन हो गया कॉर्पोरेशन का, तो लोग मुझे जानते थे, मैं कांग्रेस पार्टी का कॉर्पोरेटर बन गया।
पहले ही इलेक्शन में लोगों ने मुझे वोट दे दिया। कांग्रेस की चलती थी तभी। हाँ। मैं कांग्रेस के ही स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका लीडर था। टिकट भी मिल गए, जीत के आया। भले कॉर्पोरेशन में सत्ता शिवसेना की थी, हाँ जी। मगर एज ए कॉर्पोरेटर जीत के आया मैं पहली बार। पर सर आप रियल एस्टेट में इतना अच्छा खासा कमा रहे थे, तभी भी आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको पॉलिटिक्स में भी रहना है, या देखिए, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो मैंने बोला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास होने की वजह से बच्चों के एडमिशन हो, बच्चों के ऊपर कुछ अगर अन्याय हो स्कूली छात्रों के ऊपर या किसी कॉलेज में जाने वाले बच्चों के ऊपर, तो मैं हमेशा आंदोलक के भूमिका में रहता था। मेरे ऊपर 10-12 तो केसेस भी हो गई थी। ये स्कूल में आंदोलन किया, वो कॉलेज में आंदोलन किया, यहाँ गया वहाँ गया। तो ऐसे ही करते करते एक विद्यार्थी संगठन का नेता, और राजनीति में तो थोड़ी सी एक पहले से ही इच्छा तो सबकी रहती है। फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया तो हर कार्यकर्ताओं का ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेशन में हमें विजयी होना चाहिए, तो कॉर्पोरेशन में लड़ना चाहिए। तो मैं कॉर्पोरेशन लड़ा और जीत के आया। अभी कितने सालों से आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे अभी देखिए ना, 88 पे मैंने रियल एस्टेट में मैं गया। हैं? अभी 88 से सोचिए 12 और 25 27 37 ईयर्स। 37 इयर्स। किस में आपको ज्यादा मजा आता है, रियल एस्टेट बिजनेस में या पॉलिटिक्स में? मुझे आप अगर बताए तो मैं रियल एस्टेट में अपनी खुद की और अपने परिवार की ग्रोथ चाहता हूँ, और राजनीति में लोगों की सेवा करने के। आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगता ये दोनों रोल करते हुए? जैसे आपने बताया, लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं लगता, बिल्कुल कि भी नहीं लगता। पॉलिटिशियंस हैं तो वो पैसा वहीं से हाँ, आ वो रहा होगा। हकीकत किसी को पता नहीं होती है। अभी तो क्या सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग हो गया, आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के ऊपर से भी आपको लोग ट्रोल कर देते हैं। थोड़ा खाना मैं देख रहा हूँ, थोड़ा तीखा है। ये चिकन तीखा है थोड़ा। हाँ पर ये वाला खाना जो है आगरी तीखा ही होता होगा थोड़ा। हाँ, ये जरा ज्यादा ही है, क्योंकि मैं हमेशा खाता हूँ ना। हाँ हाँ, आज जरा ज्यादा लग रहा है। भुर्जी बेस्ट है। बेटर ना। मैंने सुना है गणपति के टाइम पर आप 100 लोगों के घर पर जाते हैं एक ही दिन में। वो तो मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। मैं सुबह 10 बजे से काम चालू कर देता हूँ, दर्शन देना चालू कर देता हूँ, रात को 1:30-2 बजे तक। हर दिन का मैं 100 का एवरेज पकड़ता हूँ, और मेरी गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं कुछ जगह पे गली गुली रहती है तो पैदल जाता हूँ, अच्छा। मगर मैक्सिमम जगह पे मैं बाइक से जाता हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, बहुत गली गली में जाना पड़ता है जहाँ पे मेरी गाड़ी जा ही नहीं सकती, और अगर गई भी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, एक ही गाड़ी का रास्ता है। तो कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपने पैसे कमाने का इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं, दिया था? मैं पैसे कमाता था, मगर मेरी माँ बहुत डेंजर थी। यानी मुझे कोई भी गलत चीज़ वो करने नहीं देती थी। मैं जब भी अगरबत्तियाँ और कैलेंडर बेच के जाता था, रोज का रोज कितने कैलेंडर लेके गया, कितना लाया, कितने बेचे, हिसाब लेते थे, लिख के रखते थे। वो मेरे लिए अच्छे के लिए करते थे बेचारे। तो मैंने उसको बोला कि मुझे अभी भी शोले पिक्चर रिलीज हो गया, और बहुत लोग बोलते हैं वो 70 mm में मुझे देखना है जो मिनरवा थिएटर में लगा है। बच्चे लोग बोलते थे मैं शोले लेके आया, शोले देख के आया, वो बोलता था मैं शोले देख के आया। मैं बोला यार मैं तो पैसे भी कमाता हूँ, ये तो इनके माँ बाप कमाते हैं, वो देख के आए तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने बोला मेरे माँ को कि मेरे को पैसे दे, मुझे शोले देखना है। बोले कुछ नहीं, जो भी हम करेंगे 5 जन जाएंगे साथ में। मगर वो 2 दिन 4 दिन हो गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा एक आइडिया करें। मुझे 50 कैलेंडर दिए थे, मैंने वो 50 कैलेंडर तो फटाफट बेच दिए। वो 50 कैलेंडर का पैसा लेके मैं और गया, और वो 50 कैलेंडर हिसाब में थे। मतलब टारगेट अचीव कर लिया हाँ, आपने टारगेट sales अचीव कर लिया, और फिर और जाके 20 कैलेंडर ले लिए। का। अच्छा। और वो जो कमीशन का पैसा था, 30 पैसा मुझे एक कैलेंडर के पीछे मिलता था, वो कमीशन का मुझे उस वक्त 6 रुपए के आसपास मिला। मिनरवा थिएटर में गया, मुझे अभी भी याद है, 4 रुपए 20 पैसे में बालकनी की टिकट मिलती थी। हाँ, और 3 रुपया 50 पैसा, 3.5 रुपया, 3 रुपया 60 पैसे में नीचे की। तो मैं जाके मस्त समय की 3 रुपया 60 पैसे वाली जो टिकट ली, बैठा, बड़ा पिक्चर था, इंटरवल में गया, समोसा खाया, जो 2 समोसा मिलते थे उस वक्त, खुश हो गया। खर्चा किया पूरा 60 पैसा, 6 रुपया, क्योंकि बस से आना जाना होता है तो बस का भी भाड़ा था। और घर पे आके बोल दिया कि मैंने 50 कैलेंडर बेचे। मेरी जिंदगी की पहली चीटिंग।
तो वो मैंने मेरी माँ से की। मेरे लाइफ में मैं सक्सेस इसलिए हो गया कि मैं सेविंग नहीं किया कुछ भी, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और ऊपर वाले के तकदीर से जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे मुझे एकदम लॉटरी लगे। सही जगह पे सही वक्त इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी सिंगल वैल्यू थी, उसकी 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो ये प्रॉपर्टी का एसेट बढ़ गया, इसके लिए मेरी प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती गई। और एक दूसरी मेन बात तो ये है कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मेरा उदय चालू हो गया। तो आप मानते हैं कि आपकी वाइफ की किस्मत से भी आपको 100% झगड़ा बहुत करती है मेरे से, मगर उसकी वजह से प्रताप सरनाइक आज है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अरे अभी शादी को देखिए ना, 89 में शादी, 88 दिसंबर में शादी हो गई, तो अभी 37 ईयर्स। अच्छा। हाँ। और मेरी कंपनी को 36 ईयर हो गए, क्योंकि 89 में मेरा जो बड़ा बेटा है वो बॉर्न हो गया 89 में, तो 36 ईयर, क्योंकि उसके नाम से मैंने कंपनी खोली हो। अच्छा। वियंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो आपकी वाइफ ने आपकी पूरी जर्नी देखी है जब से शुरुआत देखिए, हुई और तब सब से? उसी के, एक तो ठीक है, आज उसकी वजह से मैं हूँ जो भी आज यहाँ तक पहुँचा, उसका पाँव हमारे घर में आया और मेरी प्रगति और मेरी उन्नति हुई। ये बात उतनी ही सही है। पर ये बात आप एक्नॉलेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। उसके सामने भी करता हूँ, मगर वो बोलती है क्या मुझे मस्का मारने के लिए बोलते हो। मगर ये हकीकत है, सही है। सर, एक और चीज जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि कभी पॉलिटिक्स की तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका दूसरा भी काम है, तो आप इस काम पर किस तरह से ध्यान देंगे? क्या ये सवाल नहीं उठाया? नहीं, देखिए क्या होता है, हम जिम्मेदारी अगर कुछ लेते हैं ना, और हमारे पॉलिटिशियन में हमारे जो चीफ रहते हैं उनको अगर, जिसे बॉस भी आप कह सकते हो, उनको अगर रिजल्ट देते हैं ना, तो वो कुछ देखने की जरूरत नहीं। और मैंने रिजल्ट भी दिया, और साथ ही में हमारे पार्टी के जो चीफ है उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, उनको पता है कि ये जो भी कर रहा है पार्टी के लिए कर रहा है। और कभी कभी बिजनेस में या किसी चीज में अगर मैं कहीं पे रुक जाता हूँ, आउट ऑफ वे जाके मुझे वो हेल्प करते हैं। इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, और साथ ही में पारिवारिक संबंध है। तो हर चीज, ये पार्टी उनकी नहीं बल्कि मेरी भी पार्टी है। हाँ, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम करता हूँ। वो पार्टी के चीफ है। कुछ डिसीजन ऐसा होता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आता, मगर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, ये उन्होंने खुद के लिए नहीं दिया, पार्टी के लिए दिया। विहान ग्रुप के नाम से प्रताप सरनाइक की रियल एस्टेट कंपनी लगभग 30 साल पुरानी है। थाने और मीरा रोड के इलाकों में ये कंपनी लोअर और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर बना रही है। हाँ। ये मेरे प्रोजेक्ट है। कुछ जगह पे जो है हम लोग गोदरेज के साथ जॉइंट वेंचर में है, कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं। ये जो सामने वाली इमारत है ये गोदरेज की है। ये जो आप ग्रे कलर के देख रहे हो, गोदरेज और विहंग ये जॉइंट वेंचर में है। क्या आपको लगता है पॉलिटिशियंस का भारत में नाम खराब हो चुका है? ये बात उतनी ही सही है कि जो पॉलिटिशियन का पहले के जमाने में जो इज्जत की, जो उनका इमेज था, वो आज नहीं है। मगर ये भी बात ध्यान में रखो आप, जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो लोग पॉलिटिशियन के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। मगर जो वोटिंग को जाता नहीं है, वोटिंग का दिन आया उसको पता नहीं है, रहता अपने परिवार को लेके घूमने पिकनिक करने निकल जाता है। वो मगर कभी पॉलिटिशियन की बात आई तो आधा घंटा डिबेट करता है, वोटिंग नहीं करता है, डिबेट जरूर करता है। उसको क्या हक बनता है डिबेट करने का? अगर तू वोट देता है तो ही हक बनता है तुम्हें पॉलिटिशियन के ऊपर या राजनीति के ऊपर बोलने का। तो ये ऐसे भी सारे अपने आप को जरा व्हाइट कॉलर समझने वाले लोग हैं, वो तो ये चीजें सब करते हैं। मगर ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप पहले वोट करो और किसी भी पॉलिटिशियन को फिर बाद में गाली दो। तो अब हम मिल रहे हैं विद मिस्टर प्रताप सरनाइक, हु इज द बिजनेसमैन। ऑल डे लॉन्ग हम पॉलिटिशियन के साथ थे, अब एंटरप्रेन्योर के साथ हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और अभी कहाँ पर स्प्रेड आउट है, और क्या मतलब इनकम ग्रुप वालों के लिए है? ये खासकर लो इनकम ग्रुप वालों के लिए हम ज़्यादा बनाते हैं।
हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। और हर चीज में आप खुद ही देखते हैं, सारे खुद चेक्स आप खुद साइन करते हैं? खुद 1,000 रुपीज का चेक रहने दो या 25 करोड़ का रहने दो या 100 करोड़ का रहने दो, मैं ही साइन करता हूँ। इतना ध्यान दे पाते हैं आप एक एक ट्रांजैक्शन पे, एक एक चीज पर अपनी कंपनी नहीं, में? उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ मैं, मेरे लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है। वो लेके आते हैं चेक, मुझे बताते ये मैं फटाफट साइन करके ले आता हूँ। अच्छा। हाँ, लोग मेरे बहुत ही पुराने लोग हैं। 99% लोगों ने मुझे अभी तक किसी ने फंसाया नहीं, क्योंकि वो स्टाफ के ऊपर भी उतना प्यार करता हूँ मैं। पर कभी धोखा मिला है आपको? अभी तक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने सालों में नहीं। 36 ईयर हो गया ये बिजनेस में, क्योंकि एक आप बार भी लोगों धोखा पे नहीं। भरोसा करते हैं इसके हाँ, लिए? भरोसा करता हूँ। कभी उनको पता है कि मैं उनके ऊपर कभी नाराज नहीं होऊंगा, और जो उनकी जो काम वो करते हैं उससे ज़्यादा उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। लगता है अभी एक साइड में हम लोग ये रियल एस्टेट में है, दूसरे साइड में मैंने बोला आपको करीबन 12 रेस्टोरेंट्स है हमारे अलग अलग जगह पे। थाना में है, चेन्नई में है, मीरा रोड में है, मुंबई में है, बैंड्रा जैसे इलाके में, वर्सोवा जैसे इलाके में, बियंग्स बाम क्लब, होटल बियंग्स इन, ऐसे अच्छे 4 स्टार 3 स्टार होटल्स है जो अच्छी कभी चल ऐसे रहे हैं। अकेले बैठ के फ्लैशबैक में जब लाइफ सोचते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि क्या कर रहे थे उस टाइम पर और आज क्या कर रहे हैं? मैं कभी कभी भगवान से ये बोलता कि ऊपर वाले मुझे आपने बहुत कुछ दिया, अभी थोड़ा लोगों को भी दे। मगर फिर भी मैं इतना बोलने के बावजूद भी भगवान देते ही जा रहा है। तो अभी अगर कोई देते जा रहा है तो उसको ना तो नहीं बोल सकता हूँ। एक कौन सा आपके लाइफ का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? मुश्किल दिन नहीं, मुश्किल बहुत सारे दिन थे। कुछ ऐसी संकट आ गया था कि मुझे करीबन 5-6 दिन एक ही गाड़ी में पूरे देश में घूमना पड़ा। तो ये चीज़ें होती है, कुछ संकट आ जाते हैं, मगर गणपति बप्पा ने वो सब संकट दूर करे। मैं सिद्धिविनायक का बहुत बड़ा भक्त हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी चालान लगते हैं वो सब आप ही के अंडर आते हैं? एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं भी अगर रूल तोड़ूंगा तो मेरे गाड़ी में भी चालान तो आने ही वाला है, और वो भरना ही पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन है। बिल्कुल। प्रताप सर नहीं की कार है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो उसको चालान अगर आएगा तो ऐसे तो निकाल नहीं सकता, उसमें रिकॉर्ड पे तो रहता ही है। आप ऐसे कभी माफ नहीं कर देते? मेरी गाड़ी पे फिलहाल 1-2 चालान है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब आप तो अच्छे खासे घर की हो, अच्छे खासे पैसा कमाती हो, तो आपको बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। एक आध गरीब अगर कोई रहेगा बेचारा भर नहीं पाएगा तो खुद बोलूंगा चलो मेरे जेब से मैं भर दूंगा। मगर आपको तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आप मस्ती कर रहे हो मुझे पता है, इसलिए मैं बोला कि नहीं माफ। इतना पता है कि हर देश में रूल्स फॉलो किए जाते हैं। हमारे देश में ऐसे लगता है कि रूल हमारे जेब में, जो भी कानून बनाते हैं कानून हम हमारे जेब में लेके घूमने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये चालान करके या चालान के पैसे से सरकार नहीं चलती है। अगर आप इंटरनेशनली देखें, दुबई, लंदन, यहाँ पर अगर कोई भी रूल तोड़े, नो पार्किंग में पार्क कर लें या स्पीडिंग कर लें, तो उनकी जो फाइन है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और बहुत हैवी पेनल्टी होती है उनके लिए, और उस वजह से वहाँ पे इतना होता भी नहीं है, लोग फॉलो करते हैं। बट क्या इंडिया में भी इतने ही हाई पेनल्टीज होने चाहिए, और क्या आपको लगता है उससे बदलाव आएगा या आया है अब तक? देखिए, बदलाव तो थोड़ा बहुत आया है, मगर हम सोचेंगे तुरंत बदलाव आएगा ये तो नहीं होगा, मगर स्टेप बाय स्टेप वो बदलाव जरूर आएगा। आप अगर 25 साल पहले वाला भारत देखिए और आज का भारत देखिए तो फर्क तो है 25 साल में। आप ऑफ कोर्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, पर साथ ही आप कल्चर को प्रिजर्व भी करते हैं अपने फेस्टिवल के थ्रू और आर्ट गैलरी के थ्रू। तो क्या किया है आपने बाला साहेब आर्ट गैलरी में? देखिए, मैं उस इंसान को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हमारे बाला साहब ठाकरे जी, बचपन में था, दूसरे पार्टी में काम करता था तभी, मगर उनके विचार सुनने के लिए शिवाजी पार्क तक जाता था। आज वो हमारे में नहीं है, हमारे पार्टी के जो चीफ है उनके माध्यम से ही बाला साहब ठाकरे जी के जीवन के आधारित उनके जो विचार थे वो विचार हम आगे लेके जा रहे हैं। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम का एक ऐसा कला दालन बनाया जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हम देख सकते हैं उसे वहाँ जाकर? अच्छा, तो चलते हैं फिर वहाँ।
ये इतना बड़ा। ये और किसका है? कॉरपोरेशन का। अच्छा, हाँ चले हो। कितना साल पुराना है ये? अरे अभी बनाया, अच्छा। लास्ट मंथ तो ओपन किया इसको। ओह वाओ। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोग आते हैं। थोड़ा फिनिशिंग भी चल रहा है इसका। मगर आप बाला साहब ठाकरे जी को आप मिले नहीं, 100% मिले नहीं रहेंगे, नहीं। मगर यहाँ पे आने के बाद आप उनको मिल लेगी। मैं हमको उनसे मिलवाता हूँ। उनका ये नारा था, नारा मीन्स जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो। ये चाली, दादर की सब चाली है। मैं रिसेंटली अभी गई थी यहाँ पर और एग्जैक्टली ऐसा ही बना हुआ है। कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ आ पर। सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेस में जा रहे हैं हम, स्पेस में। स्पेस की लिफ्ट है। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का बनाया है ये सचमुच। मीरा भाईंदर के दिल में स्थित ये बाला साहेब ठाकरे आर्ट गैलरी प्रताप सरनाईक की तरफ से शिवसेना के फाउंडर श्री बाला साहेब ठाकरे को समर्पित है। यहाँ बाला साहेब के जीवन और विचार पेंटिंग्स, इंटरैक्टिव AI एग्जिबिट्स और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस के जरिए दिखाए गए हैं। बच्चों के लिए साइंस और लर्निंग जोन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टडी एरियाज और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए मॉडर्न थिएटर और स्टेज भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ आकर होलोग्राम टेक्निक की मदद से बाला साहेब जी की आइकॉनिक स्पीचेस उन्हीं की आवाज में सुन और देख सकते हैं, मानो जैसे वो खुद आपके सामने खड़े हों। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज अनेक वर्षांनी पुन्हा एकदा तुमच्याशी बोलायला इथे उभं राहिलोय। त्याला कारणही तसंच आहे। शिवसेना ही काही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही आहे, हे मी तुम्हाला ठणकावून सांगतोय। शिवसेना ही फक्त आणि फक्त माझ्या शिवसैनिकांची आहे। छत्रपती शिवराय हे आपलं प्रेरणास्थान आहे। शिवराय म्हणजे आपला श्वास, शिवराय म्हणजे आपले प्राण। त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखवून दिलेल्या मार्गावर चालणार हे माझे शिवसैनिक, हीच माझी आणि शिवसेनेची ताकद आहे। चलो, आपको अच्छा लगा? मैं सबसे तो पहले सॉरी आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं थाना से आया और ये कामिया मैडम है ना, बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी है, उनके साथ आया हूँ, तो उनके लिए तालियां बजाओ। मगर आपने पूरा कलर अलग देख लिया, आपने दिखाया बच्चों को, तो आपको अच्छा लगा? वापिस आप आओगे ना देखने के लिए? चलो, थैंक यू। फिर मिनिस्टर मुझे ले आए अपनी संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में, जहां रंगोली से लेकर हैंड पेंटिंग और कला के हर रंग तक। ये फेस्टिवल थाने और मीरा रोड के लोकल टैलेंट को एक खूबसूरत मंच देता है। सर, आपके साथ ये पूरा डे स्पेंड करके मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम। आई लर्न समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में भी सीखी, बिजनेस के बारे में भी सीखी, और परिवार के बारे में। परिवार तो पहले होता है, बाद में बिजनेस होता है, बाद में पॉलिटिक्स होता है। और आप क्या विजन रखते हैं थाना मीरा भाईंदर के लिए? नहीं, विजन तो बहुत कुछ है। मैं यही है, मेरा जो शहर है, ठाणे शहर हो या मीरा भाईंदर शहर हो, मैं सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। हे मराठीमध्ये बोलतात की स्वप्नातलं शहर जसं असावं तसं माझं दोन्ही हे ठाणे आणि मीरा भाईंदर शहर असावं, ऐसा मुझे लगता है और मैं बना रहा हूँ। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।